किसी भी राष्ट्र के विकास में इस्पात सेक्टर का बड़ा योगदान रहा है। इस्पात हर किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है। 2010 तक भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन चुका था। भारत में इस्पात की कुल आपूर्ति के लिए छोटी व मध्यम वर्ग की इस्पात इकाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ज्यादातर लंबे इस्पात उत्पादों का निर्माण इन्हीं री-रोलिंग मिलों में होता है। भारत में इस श्रेणी की लगभग 1800 मिलें हैं जो देश की बुनियादी और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करती हैं। अगर देखा जाए तो इन मिलों की परिचालन लागत का बड़ा हिस्सा ऊर्जा की खपत है। अध्ययनों के अनुसार प्रोसेसिंग कीमतों का 30 से 40% हिस्सा ऊर्जा में खर्च होता है। इन अध्ययनों से यह भी नतीजा निकला कि अगर ऊर्जा की खपत को कम किया जाए तो न केवल मिलों की प्रोसेसिंग लागत कम होगी बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी हो जाएगी। लेकिन एक पारंपरिक मिल को इन विशेष तकनीकों की आवश्यक जानकारी नहीं है। Understanding the ground issues relating to energy efficiency, UNDP designed a project that will demonstrate energy efficiency which can also save money to the steel mills, and these steel mills otherwise would have remained without such measures and would not have seen efficient functioning of the units. इन्हीं जरूरतों को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा के समर्थन से लघु व मध्यम वर्ग की इस्पात री-रोलिंग मिलों में ऊर्जा बचाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत 2004 और 2013 के बीच 34 रोलिंग मिलों को ऊर्जा दक्ष इकाइयों में तब्दील किया गया है। इसके परिणाम की सफलता से प्रोत्साहित होकर यूएनडीपी, इस्पात मंत्रालय और ऑसएड की सहायता से एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 300 लघु व मध्यम वर्ग की इस्पात इकाइयों को ऊर्जा सक्षम बनाया जाएगा। एक सामान्य री-रोलिंग मिल का खाका कुछ इस प्रकार होता है। कच्चे माल यानी स्क्रैप, इनगॉट, बिलेट आदि को लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक रीहीटिंग भट्टी में गर्म किया जाता है। इसके लिए ईंधन के रूप में ज्यादातर कोयले का उपयोग किया जाता है। 1200 डिग्री तक गर्म करने के बाद स्क्रैप, इनगॉट, बिलेट को रोलिंग मिल में रोल किया जाता है। रोलिंग की इस प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा खपत के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन मिलों में कुल ऊर्जा का 70% हिस्सा रीहीटिंग भट्टी में खर्च होता है। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर मिल मालिकों को अपनी यूनिट के कुशल संचालन के लिए आवश्यक तरीकों का उचित ज्ञान नहीं है। कुशल संचालन की प्रक्रिया शुरू होती है कोयले की खरीद से। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कोयले में राख की मात्रा 5 से 25% और ऊर्जादायक शक्ति 5200 से 7500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के बीच पाई गई है। पारंपरिक मिलों में प्रयोग होने वाले कोयले में राख की मात्रा ज्यादा होती है। राख की मात्रा का ज्यादा होना हीटिंग प्रक्रिया के समय को बढ़ाता है। इससे ताप की जरूरत बढ़ जाती है और एसपीएम आदि के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। कोयले की खरीद के बाद अगला कदम है कोयले की पिसाई। कोयले की पिसाई इस स्तर की होनी चाहिए कि 65 से 85% पिसा हुआ कोयला 75 माइक्रोन या उससे कम का हो। इस प्रक्रिया के लिए पीसने वाली मशीन यानी पल्वराइजर की क्षमता का निरीक्षण समय समय पर होते रहना जरूरी है, अन्यथा मोटे कणों वाला कोयला भट्टी की दीवारों पर जम जाएगा या फिर चिमनी से राख के रूप में बाहर जाकर पर्यावरण को दूषित करेगा। परंपरागत ढंग से पिसे हुए कोयले को हॉपर में स्टोर किया जाता है। इस पिसे हुए कोयले को 4 इंच के पाइप के जरिए ठंडी हवा के दबाव से भट्टी के अंदर जलाने के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः ये पाइप बर्नर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। चूंकि यहाँ ईंधन और हवा पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इस प्रक्रिया में कोयला पूरी तरह से नहीं जल पाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ज्यादातर मिलों में रिक्यूपरेटर भी नहीं है। इससे कोयले की खपत ज्यादा होती है क्योंकि भट्टी में उत्पन्न ताप का एक बड़ा भाग चिमनी से निकलने वाली फ्लू गैस के रूप में बेकार हो जाता है। चिमनी की ओर जाने वाली फ्लू गैस का तापमान 500 से 700 डिग्री तक होता है,
अगर इस ऊर्जा से ठंडी हवा को गर्म करके भट्टी में डाला जाए तो कोयले की खपत कम की जा सकती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस परियोजना में मुख्य रूप से ईंधन तैयार करने की प्रक्रिया और बेकार जा रही फ्लू गैस के ताप से ठंडी हवा को गर्म करने के तरीके अपनाए गए हैं ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। A significant number of the SRRM sector uses pulverized coal as fuel. So the challenge for the project was to develop a suitable technology which suits these units. The most innovative technology which was developed under the project was the pulverized coal injection system. Stress was also given to improvise on other technologies like recuperator, pulverizer and swill burners. To support this was the thumb rule which says every 20-degree rise in the combustion preheat temperature leads to saving in 1% in the specific fuel consumption. ये परियोजना लागू की गई लुधियाना की इस मिल में, जो अब देश की दूसरी मिलों के लिए ऊर्जा बचत का एक अनमोल उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। In 2007, due to the rise in the fuel prices at that moment, we made a choice to switch over to coal. But at that moment of time, there was no specific technology that could fire coal efficiently into the furnace. That is when we came into contact with UNDP, and together we came up with innovative technologies that helped us to optimize the combustion of coal in the furnace. That helped us not only in scaling down our burning loss by 0.5%, but also bringing down the specific fuel consumption by 25%. चूंकि प्रक्रिया कोयले की खरीद से शुरू होती है, इसलिए टीके स्टील मिल में अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का उपयोग किया गया है। इन कोयलों में राख की मात्रा 10% से कम होती है और ऊर्जादायक शक्ति 7000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से ऊपर होती है। इसके अलावा कोयले को निरंतर महीन मिलते रहने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले हथौड़े, लाइनर और क्लासिफायर का उपयोग किया गया है। यदि कोयला महीन रहेगा तो उसके दहन के लिए ज्यादा सतह क्षेत्र मिलेगा, जिससे कोयला पूर्ण रूप से जल पाएगा और ज्यादा ताप दे पाएगा। महीन किया गया कोयला 75 माइक्रोन या उससे कम का होना चाहिए, जिसे -200 जालीदार छलनी से नापा जा सकता है। संशोधित प्रणाली में 2 हॉपर्स बर्नर्स के ठीक ऊपर लगाए गए हैं, एक भट्टी के सामने वाली दीवार पर और एक छत के ऊपर। हॉपर्स से बर्नर में कोयले के संचालन को स्क्रू फीडर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस कोयले को भट्टी में ठंडी हवा से घुमावदार बर्नर से धकेला जाता है, फिर गर्म हवा को एक अन्य द्वार से प्रवेश कराया जाता है। गर्म और ठंडी हवा से ज्यादा हलचल पैदा होती है, जिससे हवा और कोयले का सही मिश्रण बनता है और कोयले को पूर्ण रूप से जलने में सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया में गर्म हवा सीधे बर्नर में ही जाती है। इस प्रक्रिया में रिक्यूपरेटर जोड़ने से क्षमता बढ़ जाती है। इसमें गैस का बेकार हुआ ताप दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है और रिक्यूपरेटर की मदद से गर्म हवा को सीधे बर्नर में पहुंचाया जाता है। इस सिस्टम लागू करने से ये फायदा हुआ है कि हमें प्रदूषण कम हो गया है, डस्ट कम बनता है, हमें फर्नेस की लाइफ बढ़ गई है और स्केलिंग कम हो रहा है। स्केलिंग कम होने से क्वालिटी में सुधार हो गया है और प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है, प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है और वर्करों के भी सेहत पर काफ़ी सुधार हो गया है पहले की अपेक्षा। इस भट्टी में इंसुलेशन भी बेहतर तरीके से किया गया है। इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन ईंटों के अलावा एक चीनी मिट्टी के फाइबर ब्लैंकेट का उपयोग किया गया है। इसके अलावा भट्टी पर काम करने वाले कर्मचारियों को भट्टी के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसमें उन्हें भट्टी को मोहरबंद करने के तरीके बताए गए हैं, ताकि रात्रि में भट्टी से कम ताप का निकास हो और अगले दिन भट्टी को शुरू करने में कम से कम समय लगे। इस प्रक्रिया के उपयोग से टीके स्टील ने 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है।
एसडीके स्टील समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन सेशन का आयोजन करता रहता है ताकि ऊर्जा सक्षम उत्पादन पद्धति को निरंतर कायम रखा जा सके। इस यूनिट में बेहतर व्यवस्था के लिए 5S सिद्धांत भी लागू किया गया है। दीर्घकालिक फायदे को देखा जाए तो इन ऊर्जा दक्ष यूनिट्स की लागत बहुत ज्यादा नहीं है। ऊर्जा क्षमता वाले पल्वराइजर को लगाने में 4 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा 50 से 70 हजार के खर्चे में सामान्य पल्वराइजर में नए ऊर्जा दक्ष पुर्जे लगाए जा सकते हैं। फ्यूल इंजेक्शन में बदलाव के लिए 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। इस क्षमता वाले रिक्यूपरेटर में सुधार करने में 4 से 6 लाख रुपए का खर्च आएगा और आमतौर पर इसके कार्यान्वयन में 2 से 3 महीने लगते हैं। आवश्यक यह है कि इन प्रौद्योगिकियों पर लगी कुल लागत की वसूली 6 महीने से भी कम समय में हो जाती है। This project, implemented by the Ministry of Steel and UNDP, helped us in implementing ISO 9001 and 14001 standards in our company. Along with this, we also implemented 5S standards. This enabled our workers to work in a friendly and healthier atmosphere, as well as helped us in achieving better productivity. I urge my fellow industrialists to understand the importance of this technology and try to implement the same in their units as soon as possible to reap the benefits of the same. The previous UNDP-JEF project implemented energy efficient technologies in 34 model units across India, which led to huge energy savings. The present project builds on the previous project and aims to replicate these technology in 300 re-rolling mills. Most importantly, the technologies identified under the project has very significantly low payback period. By adopting these technologies, entrepreneurs can become more profitable and sustainable. जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा, इस्पात की मांग भी बढ़ेगी और इस्पात बाजार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए बेहतर उत्पादन प्रक्रिया बेहद जरूरी है। हम सभी SRRM मिल मालिकों से आग्रह करते हैं कि वे ऊर्जा सक्षम प्रक्रिया को अपनाएं ताकि हम सब मिलकर एक ऊर्जा सक्षम और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकें।